Hello friends, welcome back to NS English Academy. This is Sonia. Guys, as you all know, my channel is completely dedicated to English literature. Basically, in my today's video, I'm going to discuss 5 major American authors along with their complete work and brief explanation, right, of their contribution to literature. As well, all the works I have set in chronology manner will help you in your examination, क्योंकि from the chronology section से आपको काफ़ी सारे questions मिलते हैं एग्जाम में and will help you definitely, right? So without having much time, let's start today's discussion. First major writer we have Mark Twain. Mark Twain, guys, most important है, of course, is widely regarded as one of America's great writer. और इनके अगर मैं वर्क्स की बात करूँ तो इनके जो वर्क्स हैं एक्सप्लोर करते हैं थीम्स ऑफ मोरालिटी, सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन नेचर ऑफ कोर्स. जो मार्क ट्वेन की राइटिंग्स हैं वो डीपली रूटेड हैं इन हिज पर्सनल एक्सपीरियंस ग्रोइंग अप अलोंग दी मिसिसिपी रिवर, जो वो मोस्टली अपने वर्क्स में डिस्कस करते हैं. मिसिसिपी रिवर्स का जिक्र आता है इनकी नॉवेल्स में, जो सर्व करती हैं एज द बैकड्रॉप फॉर मैनी ऑफ हिज स्टोरीज, राइट? सो गाइज, ये जो मार्क ट्वेन है, दिस इज़ द स्यूडोनेम. ये इनका स्यूडोनेम है. अगर मैं इनके फुल नेम और रियल नेम की बात करूँ, दैन Samuel Langhorne Clemens. This is the full and real name, and Mark Twain is the pseudonym. This question also have been asked in UGC NET, so please make a note of it. Let's study ahead. Basically ये born हुए थे फ्लोरिडा में, जो कि यूएसए में है, in a small village in Missouri. मिसूरी के एक छोटे से विलेज में इनका जन्म हुआ था. एंड अगर मैं इनके टाइमिंग पीरियड की बात करूँ आपके मार्क ट्वेन की, देन 1835, लेट मी राइट हियर, 1835 टू 1910, दिस इज द टाइमिंग पीरियड ऑफ मार्क ट्वेन, राइट? दिस इज द pseudonym, रिमेंबर. लेट्स डिस्कस अहेड. मार्क ट्वेन जो है गाइस कंसीडर किए जाते हैं वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ अमेरिकन रियलिज्म, राइट? And his sharp wit and satire made him a keen observer of human nature. जो इनका एक राइटिंग्स लिखने का जो एक ये विट यूज़ करते हैं, एक जो शार्प विट का ये यूज़ करते हैं, एंड सटायर सटायरिकल टोन में ये बात करते हैं, दिस इज़ इनको कंसीडर करवाता है कीन ऑब्जर्वर ऑफ ह्यूमन नेचर. रिमेंबर अबाउट मार्क ट्वेन. Let's discuss major works by Mark Twain in chronology order, right? So guys, first we have The Adventures of Tom Sawyer. This published in the year 1876. तो बेसिकली ये जो वर्क है मार्क ट्वेन का, इस पर्टिकुलर वर्क के अंदर एक ह्यूमरस लुक दिखाया गया है बचपन का टॉम के. जो टॉम सेयर इसमें प्रोटैगनिस्ट हैं, उनका एक ह्यूमरस नॉस्टैल्जिक एक चाइल्डहुड दिखाया गया है, जो कि सेंटर्ड है ऑन द मिस्चीवियस एंड एडवेंचरस. एंड दिस इज़ द फिक्शनल टाउन जो ये यूज़ करते हैं अपने इसमें, फिक्शनल टाउन को जो यूज़ किया गया है इस पर्टिकुलर वर्क में, सेंट पीटर्सबर्ग मिसूरी. This question also have been asked in UGC NET previous year, so please make a note of it कि जो आपका फिक्शनल टाउन इस पर्टिकुलर नॉवल के अंदर डिस्कस किया गया है, नेम सेंट पीटर्सबर्ग मिसूरी, राइट? और जो थीम है आपका इस पर्टिकुलर नॉवल का, फ्रेंडशिप है, इनोसेंस है एंड मोरल ग्रोथ, राइट? इस नॉवल के अंदर दिखाया गया है. सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, राइट? नेक्स्ट गाइज वी हैव एडवेंचर ऑफ हकलबरी फिन. This is the second novel written by Mark Twain, published in the year 1884. तो गाइज बेसिकली ये जो नॉवल है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये नॉवल कंसीडर की जाती है ट्वेन की मास्टरपीस. एडवेंचर ऑफ हकलबरी फिन, दिस इज द मास्टरपीस ऑफ मार्क ट्वेन, एंड दिस नॉवल फॉलो करती है हक फिन. इसके अंदर एक हक फिन है, HUCK, हक फिन एंड जिम. ये दोनों एक भागे हुए स्लेव होते हैं, एस्केप्ड स्लेव होते हैं. एज उनकी जर्नी इसके अंदर दिखाई गई है डाउन द मिसिसिपी रिवर के अंदर, राइट? मिसिसिपी रिवर दिखाया गया है इस नॉवल के अंदर, और उनकी जर्नी दिखाई गई है कि इनकी हैक फिन की एंड जिम की, जो कि आपके कौन है, एस्केप्ड स्लेव हैं, राइट? और बेसिकली ये जो नॉवल है, जो इसमें थीम है, वो एग्जामाइन करता है रेसिज्म, फ्रीडम एंड सोसाइटल हाइपोक्रेसी,
राइट। इन सभी मेजर टॉपिक्स को, हाइपोक्रेसी को, इन सभी चीज़ों को ये जो आपका पर्टिकुलर नॉवल है एडवेंचर ऑफ हकलबरी फिन, ये मेंशन करता है इन इट्स एज ए थीम आप बोल सकते हैं, राइट। लेट्स डिस्कस another work written by Mark Twain, a Connecticut Yankee in King Arthur's Court. This is 1889 publication. तो गाइज ये जो है बेसिकली इनकी एक सटायरिकल नॉवल है जिसमें इन्होंने 19th सेंचुरी के अमेरिकन इंजीनियर के बारे में इसमें बताया गया है, एंड दिस इज द नॉवल अबाउट। ओके, लेट्स वी डिस्कस अहेड पटहैड विल्सन, जिसका टाइमिंग पीरियड और जिसका पब्लिकेशन है 1894। रिमेंबर दिस इज ऑल्सो नॉवल रिटन बाय मार्क ट्वेन, जो एड्रेस करती है रेस के इश्यूज को, आइडेंटिटी को एंड जस्टिस को इन अ स्मॉल सदर्न टाउन थ्रू अ क्लेवर प्लॉट। इसके अंदर एक क्लेवर प्लॉट दिखाया गया जो इन्वॉल्व करता है स्विच्ड बेबीज एंड अ मर्डर ट्रायल। एक मर्डर ट्रायल दिखाया गया इस पर्टिकुलर नॉवल के अंदर, और एड्रेस करती है ये कहीं ना कहीं आइडेंटिटी को, रेस को, जस्टिस दिखाया गया है इसके अंदर सदर्न टाउन, right, through the southern town. So basically this is the novel about. Now I'm going to discuss memoirs and travel writing written by Mark Twain, right. इनके title based आपसे question exam में पूछ लिए जाते हैं। First guys we have Rugging It, this published in the year 1872, and next we have The Innocent Abroad, published in the year 1869, and guys next we have Life on the Mississippi, 1883. Basically these trio consider memoirs and travel writings written by Mark Twain. Okay, let's discuss short stories and essays written by Mark Twain. First we have The Celebrated Jumping Frog at Calvert's Country, published in the year 1865. This is the short stories and essays I'm just describing here. And the second we have The Man That Corrupted Hadleyburg, right, published in the year 1899. Remember ये भी इनका एक सटायरिकल टेल है जो अबाउट इसके बारे में, इसमें ग्रीड के बारे में दिखाया गया है, हाइपोक्रेसी के बारे में दिखाया गया है एक स्मॉल टाउन की। सो दिस इज द सटायरिकल टेल, राइट। एंड ये जो फर्स्ट है इनका द सेलिब्रेटिंग जंपिंग, ये इनका ट्वेन का जो ट्वेन है, मार्क ट्वेन है, इनका फर्स्ट मेजर सक्सेस एंड ह्यूमरस स्टोरी बताई जाती है, जिसके अंदर मैन के बारे में बताया जो बैटिंग कर रहा है ऑन अ फ्रॉग जंपिंग कॉन्टेस्ट में। जो फ्रॉग जंपिंग कॉन्टेस्ट होता है उसके अंदर एक बैटिंग एक शर्त लगी गई है, वही सब इसके अंदर दिखाया गया है। दिस पर्टिकुलर short stories or essay you guys can consider them. Okay, and guys next we have Mysterious Stranger. ये इनकी posthumously publish हुई है 1916 में। बेसिकली ये इनका अनफिनिश्ड नोवेला है, right, shorter than novel and bigger than story, short story, this is novella. Okay, unfinished novella है जिसमें एक्सप्लोर किया जा रहा है questions of morality, religion and human nature को लेकर। Okay, next guy I'm going to discuss about F. Scott Fitzgerald, considered second an American novelist and short story writer, widely regarded as one of the greatest author of the 20th century, right. In American literature we studied F. Scott Fitzgerald, और इनका basically जो टाइमिंग पीरियड है 1896 to 1940। रिमेंबर द टाइमिंग पीरियड, क्योंकि यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछने मिलता है इन एग्जाम, सो प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड फॉर इट ऑल्सो, राइट। सो ऑफकोर्स जो एफ स्कॉट हैं आपके वॉज एन अमेरिकन नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड बेसिकली लिंक्ड विद द जैज एज। इनका जो कनेक्शन है जैज एज से कनेक्शन है, जो एक टर्म है ही popularized to describe the decadent era of 1920s in America. Basically 1920s जो अमेरिका के इरा है उसको डिस्क्राइब करने के लिए पर्टिकुलरली दिस टर्म जैज एज इज पॉपुलराइज्ड बाय आपके F. Scott Fitzgerald. Remember this concept also have been asked in UGC NET English exam. Okay, next we have about F. Scott Fitzgerald कि ये जो बेसिकली हिज लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूँ आपके स्कॉट की, देन ही नॉट ओनली डिपिक्टेड द जैज एज बट
also shaped the world's understanding of this transformative period of American history. अगर मैं अमेरिकन हिस्ट्री के ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड की बात करूं, देन जो आपके स्कॉट है, इन्होंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है उसको शेप करने में, ना कि ओनली ही डिस्कस अबाउट द जैज एज एज वेल, ही जस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री को भी शेप करने में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं आपके एफ स्कॉट फिट्जरग्राल्ड. Let's discuss major works in chronology order written by Fitzgerald. Okay, so first, guys, we have This Side of Paradise, published in the year 1920. Consider his debut novel, जो कि विच ब्रॉट हिम इंस्टेंट फेम, जिसने इन्हें बहुत ही अच्छी फेम दिलवा दिया था, फेमस हो गए थे बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर नॉवल दिस साइड ऑफ पैराडाइज, जो डेल्व करती है इनटू द लाइव्स एंड मॉरल्स ऑफ पोस्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट यूथ. जो पोस्ट वर्ल्ड वार फर्स्ट की जो यूथ है उसी के मॉरल्स एंड लाइफ्स को लेकर पर्टिकुलर दिस पोएम इज अबाउट, एंड दिस इज द डिब्यूट नॉवल ऑफ फिट्जरग्राल्ड. Okay, guys, next we have The Beautiful and Damned. Beautiful and Damned, published in the year 1922, same year that T.S. Eliot The Wasteland published, right? And this is the portrayal of a couple. एक कपल के बारे में इसमें पोर्ट्रे किया गया है, जिनकी रिलेशनशिप एंड उनके जो आप बोल सकते हैं डिकाडेंस हैं, उसके बारे में इस पर्टिकुलर नॉवल के अंदर एक्सप्लोर किया गया है, राइट? और गाइज इस नॉवल के अंदर द ब्यूटीफुल एंड डैम, जो मैं कपल की बात कर रही हूँ, सो वी हैव द रिलेशनशिप जिसकी दिखाई गई है, इसके अंदर पोर्ट्रे किया गया है. वी हैव एंथनी एंड ग्लोरिया. एंथनी एंड ग्लोरिया की रिलेशनशिप के बारे में इसमें दिखाया गया है पर्सपेक्टिव ऑफ जो डिकाडेंस एंड मोरल डिके हुआ है इन 1920s में अमेरिका में, उसी को रिलेट करके एज ए थीम उसको बनाकर इन्होंने इस रिलेशनशिप को आपके सामने रिप्रेजेंट किया है इन दिस नॉवल द ब्यूटीफुल एंड डैम, विच पब्लिश्ड इन द ईयर 1922, रिमेंबर, राइट? नेक्स्ट गाइज वी हैव द ग्रेट गैट्सबी, मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवल रिटन बाय आपके फिट्जरग्राल्ड, पब्लिश्ड इन द ईयर 1925. Title based, summary based, so many questions already have been asked in UGC, NET and other competitive exams of literature. So please make a note of it and be prepared for this particular novel written by Fitzgerald. Okay, तो ये जो नॉवल है इनकी एक तो मास्टरपीस कंसिडर की जाती है, एंड ऑफ कोर्स दिस नॉवल जो क्रिटिक कर रही है द अमेरिकन ड्रीम थ्रू द ट्रैजिक स्टोरी ऑफ जे गैट्सबी. इसमें जे गैट्सबी की एक ट्रैजिक स्टोरी दिखाई गई है और इसके अंदर क्रिटिक किया गया है जो अमेरिकन ड्रीम, जो नए नए लोग अमीर हुए थे वहाँ पे, जो ड्रीम एक एक ड्रीम जो वहाँ पे क्रिएट हो रहा था लोगों के बीच में, तो उसी को एक जे गैट्सबी करके जे गैट्सबी करके प्रोटैगनिस्ट के थ्रू इस स्टोरी को रिप्रेजेंट किया गया है. एंड दिस इज द स्टोरी, आप बोल सकते हैं इसके अंदर दिखाया गया है अनरिक्वायर्ड लव फॉर डेजी बचनन. डेजी बचनन जो कि इसमें फीमेल कैरेक्टर है, एंड ऑफ कोर्स प्ले अ मेजर रोल इन दिस पर्टिकुलर नॉवल टू अंडरस्टैंड द थीम ऑफ दिस नॉवल. तो ये जो डेजी है और ये जो जे है, जे गैट्सबी का कहीं ना कहीं अनरिक्विटेड लव आप बोल सकते हैं डेजी को लेकर, जो इस नॉवल के अंदर दिखाया गया है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? नेक्स्ट वी हैव टेंडर इज द नाइट. Tender is the Night, published in the year 1934. गाइज ये जो इनकी नॉवल है पर्टिकुलरली सेट हुई है ऑन द फ्रेंच, आप बोल सकते हो फ्रेंच रिवायरा. द नॉवल एग्जामाइन द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लव, मैरिज एंड मेंटल इलनेस थ्रू द लाइव्स ऑफ डिक एंड निकोल डाइवर. देखो, डिक और निकोल इसके अंदर कैरेक्टर हैं जो कि मेन कैरेक्टर्स आप मान के चलिए इस नॉवल के, एंड इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज़ दिखाई गई है, उसी को एग्जामाइन किया है लव की, मैरिज एंड मेंटल इलनेस जो होती है, यही सब आपको इस नॉवल के अंदर देखने मिलेगा. ओके, सो गाइस नेक्स्ट एंड लास्ट वन वी हैव द लास्ट टाइकॉन, published in the year 1941. So this is the novel, an unfinished novel published posthumously after the death of Fitzgerald. This particular novel is published in 1941 क्योंकि दैट्स द रीज़न इसको बोला जाता है एक अनफिनिश्ड नॉवल रही है इनकी, और पोस्टमसली इसको पब्लिश करा गया है क्योंकि ये ऑफर करती है इंसाइट इनटू द लाइफ ऑफ हॉलीवुड प्रोड्यूसर मोनरो स्टार.
सो हियर द कैरेक्टर आपको मिल जाएगा नॉवल के अंदर मॉनरो स्टार, राइट, जो बेसिकली गाइज रिफ्लेक्ट कर रहे हैं फिट्जरगाल्ड के खुद के एक्सपीरियंस को इन दी फिल्म इंडस्ट्री। तो उसी फिल्म इंडस्ट्री का जो इनका एक्सपीरियंस हुआ था इनको फिट्जरगाल्ड को, सो दिस एक्सपीरियंस इज रिप्रेजेंट इन दी in the character of Monroe Star in the novel The Last Tycoon, which published posthumously 1941 after the death of Fitzgerald. Okay. So guys, next number three major writer of American literature we have Ernest Hemingway. Most important है जिनका टाइमिंग पीरियड है 1899 to 1961. Consider a renowned American novelist, short story writer, journalist, and of course celebrated for his distinctive प्रॉज स्टाइल एंड एडवेंचरस लाइफ स्टाइल के लिए जाने जाते हैं आपके अर्नेस्ट हेमिंगवे। कहीं ना कहीं एडवेंचरस लाइफ स्टाइल था इनका, एंड उसी को इन्होंने अपनी राइटिंग्स में आपको दिखाने की कोशिश की है। बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द जो इनका वर्क है ना, द ओल्ड मैन एंड द सी, उसमें इन्होंने एडवेंचरस दिखाया है। ये जो इनका नोवेला था, तो इसमें इन्होंने, आगे हम बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपने लाइफ स्टाइल को उसके अंदर रिप्रेजेंट किया है। ओके, सो टाइमिंग पीरियड मैंने आपको इनका बता दिया है। एंड नेक्स्ट गाइज वी हैव discussion about Hemingway. In 1954 Hemingway was awarded the Nobel Prize in Literature. देखिए जो पर्टिकुलर ऑथर को नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिल चुका है, सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो तो ऑटोमेटिकली आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही, एंड ही इज़ द रिपीटेड इन एग्जामिनेशन। तो प्लीज़ आपको इनको अच्छे से करके जाना है हेमिंगवे को। एंड रिमेंबर द ईयर 1954 ही अवॉर्डेड for the Nobel Prize in Literature. Remember, next we have about Hemingway. Later in life means I'm just talking about last days of his life, right? जो Hemingway थे faced health challenges and depression leading to his suicide. फाइनली इन्होंने सुसाइड किया था अपनी इनकी जो डेथ जो बाय सुसाइड हुई थी, क्योंकि रीज़न इसके बहुत से दिए जाते हैं। एक तो जो इनकी फैमिली थी ना, अगर हम इनके फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो कहीं ना कहीं इनकी फैमिली हिस्ट्री में अगर मैं इनके फादर की बात करूं तो उन्होंने भी उनकी भी डेथ जो है वो सुसाइड से ही हुई थी। ही ऑल्सो कमिट सुसाइड, राइट। एंड अगर मैं इनके सिबलिंग्स की बात करूं तो अनफॉर्चुनेटली जो इनके 2 सिबलिंग्स थे उनकी भी, एंड इनकी जो ग्रैंड डॉटर थी, उन सबों की जो मीन्स जो डेथ है वो सुसाइड से ही हुई थी। तो आप ऐसा बोल सकते हैं फैमिली हिस्ट्री में कहीं ना कहीं ये ऐसा होता आ रहा था, तो दैट्स द रीज़न आप समझ सकते हैं। एंड ही डिप्रेस्ड, इनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन था अपने लास्ट ईयर, जो लेटर ईयर्स थे इनकी लाइफ के, उसमें इन्हें काफ़ी सारा डिप्रेशन था जो कम्प्लीटली इनके माइंड को जिसने ब्लॉक कर दिया था। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ इट ही चूज टू कमिट सुसाइड। सो प्लीज़ रिमेंबर ही कमिट सुसाइड, सुसाइड करने से इनकी डेथ हुई थी, राइट। नाउ लेट्स डाइव इनटू द वर्क्स रिटन बाय हेमिंगवे in chronology manner, will help you in your exam. First guys, we have The Torrents of Spring, published in the year 1926. For your information मैं आपको बता दूँ, this is the novella, right, जो सेटराइज कर रही है कंटेम्प्रेरी राइटर्स ऑफ हेमिंगवे के। जो कंटेम्प्रेरी राइटर्स हैं उनको सेटराइज कर रही है कहीं ना कहीं, राइट। जो कंटेम्प्रेरी जो इनके टाइम के जो राइटर्स थे और दूसरे राइटर्स हैं उनको ये क्या कर रही है, सेटराइज कर रही है। एंड उनको कहीं ना कहीं इनकी जो यूनिक वॉइस है ये उसको रिप्रेजेंट कर रही है एज ए सटायर। ओके, रिमेंबर दिस इज द नोवेला जो सटायर कर रही है अपने कंटेम्प्रेरीज को। नेक्स्ट गाइज वी हैव द सन ऑल्सो राइसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइटल बेस्ड एंड समरी बेस्ड ऑल्सो, एग्जाम में पूछा जा चुका है ऑलरेडी, सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। 1926 बेसिकली इसका पब्लिकेशन है, एंड दिस इज द डिब्यूट नॉवल। सी, डिब्यूट नॉवल, फर्स्ट नॉवल रिटन बाय आपके हेमिंगवे, अर्नेस्ट हेमिंगवे, एंड जो कैप्चर कर रही है आपका द डिसइल्यूजनमेंट ऑफ द पोस्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, basically talks about the lost generation in this particular novel. This is the debut novel of आपकी हेमिंगवे की है, और जिसके अंदर डिसइल्यूजनमेंट दिखाया गया है पोस्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का, बेसिकली पॉइंट कर रही है लॉस्ट जनरेशंस को। ओके, नेक्स्ट गाइज वी हैव द फेयरवेल
टू आर्म्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट टाइटल बेस्ड ये इनका टेक्स्ट है 1929 में पब्लिश हुआ है एंड एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है दिस पर्टिकुलर वर्क। और ये वर्क जो है आपका इनका ये सेट है अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ कोर्स वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड दिस नॉवल नरेट दी एक हार्ट टचिंग लव स्टोरी इसमें दिखाई गई बिटवीन एन अमेरिकन एम्बुलेंस ड्राइवर एंड अ ब्रिटिश नर्स। इन दोनों की एक हार्ट टचिंग लव स्टोरी दिखाई गई है इस पर्टिकुलर नॉवल के अंदर एंड थीम है इसका लव एंड वॉर पर बेस्ड है ये नॉवल। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको आपको समरी को अच्छे से देख के जाना है। एंड नेक्स्ट वी हैव फॉर होम द बेल टॉल्स ऑल्सो हैव बीन आस्ड इन टाइटल बेस्ड मैचिंग्स में क्रोनोलॉजी में पूछा जा चुका है आपसे एग्जाम में 1940s का पब्लिकेशन है। एंड इन दिस पर्टिकुलर नॉवेल जो आपके हेमिंगवे हैं इन्होंने एक्सपीरियंसेस दिखाया है स्पेनिश सिविल वार से कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है और उसी के बारे में उसी एक्सपीरियंस को इन्होंने इस नॉवल के अंदर दिखाया है। और ये जो नॉवल है ये स्टोरी बताती है एन अमेरिकन डायनामीटर टास्क इसके अंदर दिखाया गया विद ब्लोइंग अप अ ब्रिज, जहाँ पे क्या हो रहा है ब्लोइंग अप हो रहा है ब्रिज का और एक्सप्लोर कर रही है आपके थीम ऑफ ड्यूटी एंड सेक्रीफाइस। दिस इज द थीम बेस्ड आपकी ये नॉवल है, पब्लिश 1940 में हो रही है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो स्पेनिश आपकी सिविल वार है उसको उस एक्सपीरियंस को कहीं ना कहीं आपके हेमिंगवे ने इसमें दिखाने की कोशिश की है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉवेला रिटन बाय हेमिंगवे द ओल्ड मैन एंड द सी। मैनी टाइम्स क्वेश्चन इससे पूछा जा चुका है एग्जाम में, टाइटल बेस्ड पूछा जा चुका है एंड समरी बेस्ड ऑफ कोर्स, पब्लिश्ड इन द ईयर 1952। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग पुलिट्जर प्राइज विनिंग नोवेला है ये इनका। इस नॉवल के अंदर स्टोरी दिखाई गई है एक एजिंग फिशरमैन दिखाया गया है इसके अंदर, जो क्या है रिलेटनेस है, जो क्या है मतलब एक रुकता नहीं है और उसने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है विद अ जियॉन्ट मार्लिन सिंबलाइजिंग रेसिलियंस एंड डिफीट। ऐसा बोला जाता था वहाँ पे लोगों को इस नॉवेला के अंदर कि ये जो मैन है पर्टिकुलर जो प्रोटैगनिस्ट है नॉवल के, तो वो मतलब कि नहीं कर पाएंगे, स्ट्रगल नहीं कर पाएंगे उस जांट मार्लिन को लाने में, राइट। तो फाइनली इन्होंने उस जांट मार्लिन को पकड़ा ही नहीं था, इन्होंने काफ़ी दिन तक अपनी उसको अपने कंट्रोल में रखा था। एंड दिस इज़ द बिगेस्ट डील, राइट। एक फिशरमैन के लिए एक बिगेस्ट डील होता है कि जांट मार्लिन को इतने दिन तक कंट्रोल करना शिप पर, लेकिन एनी हाउ ये हार गए थे, डिफीट हो गए थे, बट इट डजेंट मीन कि इन्होंने स्ट्रगल नहीं किया था, ही स्ट्रगल अलॉट। जब आप ये नोवेला स्टडी करेंगे ना देन यू कम टू नो, बहुत ही अच्छी स्टोरी है एंड स्टोरी से आपको क्वेश्चन भी एग्जाम में मिलता है। तो मैंने बेसिकली आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दिया है कि जो इसके अंदर एक आपके फिशरमैन की स्टोरी दिखाई गई है एंड किस तरीके से उनका स्ट्रगल दिखाया गया है, कभी ना रुकने वाला स्ट्रगल, और किस तरीके से उन्होंने उस जांट मार्लिन के को कंट्रोल में करके रखा था ऑन दिस शिप, राइट। दिस इज अ स्टोरी अबाउट द ओल्ड मैन एंड द सी। ओके, नेक्स्ट गाइज वी हैव टॉनी मॉरिसन। आई लाइक दिस वुमन रियली एंड जो इनके थॉट प्रोसेस है एंड एवरीथिंग आई लाइक अबाउट हर एंड बेसिकली पर्सनली आई लाइक हर। एंड इनकी जो एक नॉवल है बिलव्ड, उसको तो मुझे तो वो नॉवल बहुत ही पसंद है, इतनी टाइम मैंने उसको स्टडी किया हुआ है एंड मुझे अभी भी मन करता है कि मैं फिर से उस नॉवल को पढूं। बहुत अच्छी स्टोरी उसके अंदर डिपिक्ट की गई है टॉनी मॉरिसन के द्वारा। जो ये टॉनी मॉरिसन है बेसिकली इनका जो गाइस टाइमिंग पीरियड 1931 टू 2019। पता है इनके बारे में पढ़ने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं उससे पहले ऐसा कंसिडर करती थी कि जो इंडियन वीमेन होती है ना उन्होंने स्ट्रगल किया था पहले लाइफ में, उन्होंने ही एक पैट्रियार्टिकल सोसाइटी देखी है एंड ये सारे काइंड ऑफ एक्सप्लॉइटेशन देखे। लेकिन इन वीमेन को इन मोस्ट फेमस राइटर्स को स्टडी करने के बाद टॉनी मॉरिसन एंड आपकी चिनुआ अचीबे जो अफ्रीकन लिटरेचर में पढ़ते, चिमामदा निगोची अदीची, इन सभी को पढ़ने के बाद ना ट्रस्ट मी मुझे ये ट्रस्ट हो चुका है कि हमारे इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड की जो जितनी भी वेमेन है ना उनकी अगर मैं हिस्ट्री देखूं, अगर आप उनकी हिस्ट्री देखते हैं देन दे स्ट्रगल अलॉट टू गेट देयर आइडेंटिटी। अपनी आइडेंटिटी को गेट करने के लिए उन सभी ने बहुत स्ट्रगल करा है, एक बहुत टफ टाइम से वो लोग गुजरे हैं कहीं ना कहीं। दिस इज़ टॉनी मॉरिसन ऑल्सो वन ऑफ दैम आप बोल सकते हैं एंड कंसिडर की जाती है डिस्टिंग्विश अमेरिकन नॉवलिस्ट, एडिटर, प्रोफेसर
एंड सेलिब्रेटेड फॉर हर प्रोफाउंड एक्सप्लोरेशन ऑफ द ब्लैक अमेरिकन एक्सपीरियंस। ये अपने एक इनको जो प्रोफाउंड नॉलेज थी, जो इन्होंने एक्सपीरियंस किया था इन हर ओन लाइफ, उसी एक्सप्लोरेशन को कहीं ना कहीं द ब्लैक अमेरिकन एक्सपीरियंस को ये अपनी राइटिंग्स में रिप्रेजेंट करती हैं। एंड दैट्स द रीज़न इनकी जितनी भी राइटिंग्स हैं, जितने भी इन्होंने नॉवेल्स लिखे हैं, पर्टिकुलर आई एम टॉकिंग अबाउट बी लव्ड, उसमें बहुत ही अच्छे से डिपिक्ट किया है इन्होंने। एंड जब आप उसको स्टडी करेंगे ना, तो कंप्लीट स्टोरी आपकी आंखों के सामने अपने आप आने लगेगी, इतना अच्छे से इन्होंने डिपिक्ट किया है। एंड ऑफ कोर्स शी वॉज कंसिडर्ड, चलिए मैं अभी बताती हूँ, पहले हम लोग रीड करते हैं अपने आज के नोट्स को। टॉनी मॉरिसन जो है गाइज वॉज अ डिस्टिंग्विश्ड अमेरिकन नॉवलिस्ट, एडिटर एंड प्रोफेसर। बेसिकली टॉक्स अबाउट प्रोफाउंड एक्सप्लोरेशन की बात करती है ऑफ द ब्लैक अमेरिकन एक्सपीरियंस, एज आई टोल्ड यू बिफोर ना। एंड गाइज देखिए, ये जो मैं नोट्स आपके लिए लिखती हूँ, हैंड रिटन नोट्स ऑफ माइंड विल हेल्प यू अलॉट। अगर आप एग्जाम में प्रिपेयर कर रहे हैं और आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो ट्रस्ट मी, इन सभी पर्टिकुलर नोट्स को जो मैं आपके एज ए देखिए नेम लिख के उनका टाइमिंग पीरियड मेंशन करती हूँ, आपको बहुत हेल्प करेंगे। एंड मैं तो यही चाहूँगी आप खुद अपने ऑन से लिखें इन सभी को विद द हेल्प ऑफ माई वीडियो, तो आपको हेल्प करेंगे। एंड अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो आप इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड जो भी आप कर सकते हैं इन नोट्स को अपने पास, मेरा कहने का मतलब है सिक्योर करना है आपको, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करेंगे, राइट। एंड ये जो है आपकी टॉनी मॉरिसन, शी वॉज फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन टू रिसीव द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। रिमेंबर द फैक्ट कि इनको फर्स्ट कंसिडर किया जाता है अफ्रीकन अमेरिकन विमेन में जिन्हें नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर मिला है। दिस इज़ नॉट ईजी थिंग टू गेट नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर, सो डेफिनेटली इनका इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है लिटरेचर में, दैट्स द रीज़न 1993 में गाइज इनको मिला था नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। और कितनी अच्छी बात है, जब ये जिंदा थी तभी इनको मिला था, इन्होंने खुद से अपने हाथ से लिया है द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर, राइट, 1993, रिमेंबर। एंड टॉनी मॉरिसन ईच वर्क, अगर मैं इनकी हर वर्क की बात करूँ तो डेल्विंग इनटू प्रोफाउंड थीम ऑफ आइडेंटिटी, रेस एंड हिस्ट्री। तो शी टॉक्स अबाउट इन हर ईच वर्क, आइडेंटिटी की बात करती हैं, रेस की बात करती हैं, एंड हिस्ट्री ऑफ कोर्स ये बताती हैं, जो हमें कहीं ना कहीं टच करता है इनके सभी वर्क से, जितने भी इनके मेजर वर्क्स हैं उन सभी से। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट बी लव्ड। एग्जाम में इतनी बार आपसे पूछा गया है, इसके स्टोरी बेस्ड आपसे पूछ लेते हैं, कैरेक्टर बेस्ड आपसे पूछ लिया जाता है, एंड टाइटल बेस्ड। सो प्लीज़ 1987 पब्लिकेशन है बी लव्ड की, आई विल डिस्कस अहेड, राइट। सो गाइज हियर इज द लिस्ट ऑफ टॉनी मॉरिसन के क्रोनोलॉजिकल लिस्ट ऑफ हर मेजर वर्क्स, राइट। चलिए देख लेते हैं वन बाय वन इनके जो जितने भी वर्क्स हैं। सो फर्स्ट इफ आई टॉक अबाउट द ब्लूएस्ट आइज, The Bluest Eyes, published in the year 1970. This is the debut novel of Toni Morrison. And of course ये इतनी हार्ट टचिंग स्टोरी है, इसके अंदर स्टोरी दिखाई गई है। सो गाइस इसमें जो स्टोरी है, एक पिकोला नाम की, एक यहाँ पे पिकोला मैं यहाँ लिख दूँ, इनके नाम ही अलग अलग होते हैं, पिकोला, राइट। तो पिकोला नाम की एक लड़की है, अफ्रीकन अमेरिकन गर्ल है, जिसकी ब्लू आइज़ हैं, राइट। तो इसी को कहीं ना कहीं सिम्बोलाइज कर रही है सोसाइटल ब्यूटी को, राइट। तो दिस इज़ द नॉवल अबाउट, तो इसके अंदर डिब्यूट नॉवल है इनकी, ये इसी की स्टोरी बेस्ड है, ये ब्लू आइज़ जो है इनकी, पब्लिश हुई थी 1970 में। नेक्स्ट गाइज वी हैव स्यूला, पब्लिश्ड इन द ईयर 1973। ये जो इनकी नॉवल है बेसिकली एक्सप्लोर करती है कॉम्प्लेक्स फ्रेंडशिप, इसमें कॉम्प्लेक्स फ्रेंडशिप दिखाई है बिटवीन स्यूला एंड नेल। स्यूला पीस पूरा नाम है और नेल राइट। तो बेसिकली स्यूला एंड नेल की फ्रेंडशिप दिखाई गई है इन अ ब्लैक कम्युनिटी, जिसको द बॉटम करके जाना जाता है। तो दिस इज द स्टोरी अबाउट, राइट, काइंड ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इसके अंदर दिखाया गया है। तो ज़्यादातर इनके नॉवेल्स में आपको यही सब देखने मिलेगा इन ब्लैक सोसाइटी, राइट। एंड नेक्स्ट वी हैव सॉन्ग ऑफ सॉलमन, पब्लिश्ड इन द ईयर 1977। ये जो स्टोरी है, इसमें जो स्टोरी दिखाई गई है, इसमें जो लाइफ दिखाई गई है, एक मकान जो कि मिल्कमैन है, राइट, उसके बारे में स्टोरी दिखाई गई है। और कहीं ना कहीं इसमें भी अफ्रीकन अमेरिकन आइडेंटिटी को बताया गया है। एंड वन थिंग मोर, इसमें ब्लेंडिंग दिखाई गई है आपकी मैजिकल रियलिज्म की विद अ क्वेस्ट फॉर पर्सनल एंड कल्चरल रूट, राइट, इसके अंदर दिखाया गया है। सो प्लीज़ रिमेंबर अबाउट इट। नेक्स्ट गाइज वी हैव टार बेबी, 1981। ये जो इनकी नॉवल है, ये सेट हुई है आपकी कैरिबियन आइलैंड पर,
रिमेंबर, एंड द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड जैडिन जैडिन नाम है उसका, मैंने इसको जेडाइन पढ़ा था, जैडिन जैडिन करके ये एक चाइल्ड है, चाइल्ड्स एंड सन्स हैं ग्रीन, जो एड्रेस कर रहे इश्यूज ऑफ रेस, क्लास एंड आपका लिगेसीज ऑफ कॉलोनियलिज्म। तो उन सब के बारे में आपकी ये नॉवल है। एंड नेक्स्ट वी हैव मोस्ट इंपॉर्टेंट बी लव्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट 1987, राइट, इंस्पायर्ड बाय द ट्रू स्टोरी ऑफ, देखिए ये जो स्टोरी है इनकी बिलव्ड, ये ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है। किन की स्टोरी पर? मार्गरेट गार्नर, दिस इज द नेम ऑफ दैट लेडी जिन्होंने सीथी का रोल प्ले किया है इन दिस नॉवल बिलव्ड में। सीथी जो प्रोटैगनिस्ट है नॉवल की, एंड दिस इज द नॉवल, पुलिट्जर प्राइज विनिंग नॉवल है आपकी, राइट, और सेंटर है ऑन सीथी। देखिए सीथी ये रहा ना, सीथी ये इसके अंदर सेंट्रल कैरेक्टर है, जो क्या कर रही है, एस्केप्ड हो रही है, स्लेव हॉन्टेड, इतनी ज़्यादा डरी हुई है स्लेवरी से, तो कहीं ना कहीं इतना डरा रखा है इसको, तो ये कहीं ना कहीं वहाँ से स्लेव हॉन्टेड से अपना ये वहाँ से चली जाती है, राइट, एस्केप्ड हो जाती है, एंड बाय द घोस्ट ऑफ हर डिसीज्ड डॉटर एक्सप्लोरिंग द हॉन्टिंग लिगेसी ऑफ स्लेवरी। देखिए ये जो आपकी बिलव्ड है, इसमें गॉथिक एलिमेंट्स भी आपको देखने मिलेंगे, क्योंकि जो सीत की जो 4th नंबर की डॉटर होती है, जिसका नाम ये बिलव्ड रखती हैं, उनको ना ये मार देती हैं, उनको किल कर देती हैं, कि ये नहीं चाहती कि मेरी बेटी भी मेरे बाद वही स्लेवरी की ज़िंदगी जिए जो मैंने जी थी। तो दैट्स द रीज़न ये अपनी उस बेटी को मार देती हैं, एंड उसी की जो स्पिरिट होती है वापस आ जाती है, और इनकी एक दूसरी बेटी है, उसके साथ बात करती है, कॉन्वर्सेशन करती है, इंट्रैक्शन करती है। तो इस नॉवल के अंदर कहीं ना कहीं गॉथिक एलिमेंट्स भी आपको दिखाए गए हैं। एंड आप इस नॉवल को प्लीज़ पढ़िएगा। मैंने अपनी वीडियो पे ऑलरेडी इसकी स्टोरी एक ब्रीफ स्टोरी मैंने समराइज़ किया हुआ है, अगर आप चाहें तो वहाँ से देख लीजिएगा। अदरवाइज़ क्योंकि मेरे तो रिटर्न नोट्स के साथ होती है ना जितनी भी वीडियोज़ होती हैं, तो अगर आप वहाँ से देखेंगे, क्योंकि गाइज जो मेरा पर्पस होता है वो आपको रिटर्न नोट्स प्रोवाइड करना होता है विद दी हेल्प ऑफ माई लिटिल बिट एक्सप्लेनेशन। अगर आपको समझ आती हो तो मेरा टारगेट यही रहता है कि आप मेरी वीडियोज़ के थ्रू रिटर्न नोट्स एज वेल एज उसका एक्सप्लेनेशन साथ के साथ आपको मिलता जाए। तो उसी पर्पज़ से मैं एक्सप्लेन करती हूँ सारी चीज़ें। अदरवाइज़ अगर मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूँ तो आई हैव लॉट ऑफ थिंग टू एक्सप्लेन यू, लेकिन वी हैव रिटन नोट्स एंड उसके अकॉर्डिंग हमको बोलना होता है, राइट। चलिए जल्दी से इनकी रिमेन जितने भी वर्क्स हैं हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैज़ जो कि इनका 1992 में आया था, बेस्ड है आपका हार्लेम जो आपका 1920s है। आपका मूवमेंट है हार्लेम रनीसा भी स्टडीड, मैंने अभी लास्ट वीडियो में इसके बारे में बताया था, तो उसी पर बेस्ड है आपकी ये जैज़, राइट। नेक्स्ट वी हैव पैराडाइज 1997, लव 2003, अ मर्सी 2008, नेक्स्ट वी हैव होम 212 and God Help the Child 2015. This is the final novel about the story of bride के बारे में इसमें स्टोरी पर्टिकुलर दिखाई गई है आपकी। ये जो नॉवल है गॉड हेल्प ऑफ द चाइल्ड, तो इसके अंदर ब्राइड है, जो कि दुल्हन है, अ डार्क स्किन विमन है, और जिसकी ब्यूटी जो है कहीं ना कहीं सक्सेस मास्क डीप कर रही है, चाइल्डहुड वॉन्ट्स हो रहे हैं आपके, तो यही सब इसके अंदर दिखाया गया है, ठीक है। दिस इज स्टोरी। This is the number 5 major novelist of American literature. We studied Edgar Allan Poe. So now I discuss Edgar Allan Poe, जिनका टाइमिंग पीरियड है guys 1809 to 1849. Remember, was an American writer, poet and literary critic, right? And his mastery of मिस्ट्री वॉज रिनाउंड। ये बेसिकली मिस्ट्रीज़ की बातें, इनकी मिस्ट्रीज़ को लेकर इनके जो वर्क्स हैं उसके अंदर उससे ये रिनाउंड है, मतलब आप मान के चलिए उनके वर्क मिस्ट्री से बेस्ड इनके वर्क्स आपको मिलेंगे आपके एडगर एलन पो के। ही फेस्ड अर्ली हार्डशिप, इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्डशिप देखी थी, जैसे कि बहुत ही कम एज में, इवन ही वॉज 2 years ओल्ड, इनके फादर की डेथ हो जाती है एंड मदर की भी डेथ हो जाती है, तो कहीं ना कहीं ट्रेजिडी इनके साथ हो जाती है, एंड फाइनेंशियली भी इन्होंने बहुत ज़्यादा हार्डशिप देखी है अपनी लाइफ के अंदर आपके एडगर एलन पो ने। एंड ही इज़ बेस्ट रिमेंबर फॉर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू पोएट्री एंड शॉर्ट स्टोरीज। बेसिकली इन्होंने पोएट्रीज एंड शॉर्ट स्टोरीज में इतना ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किया लिटरेचर में। सो व्हेन यू स्टडीड देन यू कम टू नो, ओके। एंड जो अगर मैं पो के इनोवेटिव स्टोरी टेलिंग एंड एक्सप्लोरेशन की बात करूँ, तो ये ह्यूमन साइकी
हैव लेफ्ट एन इनडेलिबल मार्क ऑन लिटरेचर। तो कहीं ना कहीं इनका स्टोरी टेलिंग जो होता है इन्वॉल्व करता है ह्यूमन साइकी को एज वेल एज एक्सप्लोर कर रहा है। ओके आप मान के चलते हैं। एंड ही कंसीडर बोथ, एक तो हॉरर एंड डिटेक्टिव फिक्शन एंड हॉरर के लिए भी इनको जाना जाता है। आपके एडगर एलन पो को डिटेक्टिव फिक्शन जानरा में इनको हम जानते हैं। एंड इनका जो एक वर्क है मर्डर इन दी रो मॉड करके, इनका ये डिटेक्टिव फिक्शन कंसिडर किया जाता है, राइट। So guys, here we have the major works by Edgar Allan Poe in chronology manner. तो first we have Tamburlaine and other poems 1827 की हैं, पब्लिश हो रही है anonymously under the pseudonym A Boston, ए बॉस्टैनियन। रिमेंबर ए बॉस्टैनियन, ये जो इनका टम्बरलेन एंड अदर पोएम्स है ये इस स्यूडोनेम में आप इनकी पब्लिश हो रही हैं और एनोनिमसली पब्लिकेशन है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव ऑल आरफ टम्बरलेन एंड माइनर पोएम्स 1829। नेक्स्ट वी हैव पोएम्स, ये सभी इनके कलेक्शंस हैं, एंथोलॉजीज वगैरह मैं आपको ये बता रही हूँ। इनके अंदर काफ़ी सारी शॉर्ट स्टोरीज और वो हैं, वहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। ये मैं आपको मेन इनका टाइटल बता रही हूँ, ठीक है। ये भी इनके कलेक्शन ऑफ पोएम्स हैं, सेकंड एडिशन है ऑफ कोर्स 1831 की है। टेल्स ऑफ द ग्रोटेस्क एंड अराबेस्क, ये आपका 1839। ये भी इनके एंथोलॉजीज है जिसके अंदर इन्होंने 25 शॉर्ट स्टोरीज लिख रखी हैं। एंड गोथिक फिक्शन जितना भी है इनका इस 25 शॉर्ट स्टोरीज में आपको मिल जाएगा। ये आपका इसका ये एंथोलॉजीज है जो टेल्स ऑफ ग्रोटेस्क मैंने आपको बताया, ये टाइटल आपका 1839 का है, राइट। नेक्स्ट गाइज वी हैव नरेटिव ऑफ अर्थर गॉर्डन पाइन ऑफ ननटकेट, ये 1838 का है। ये पोज ओनली कंप्लीट नॉवल नरेट एडवेंचर, ये इनकी एक ऐसी नॉवल है, सिर्फ ओनली यही एक इनकी नॉवल है जिसमें इन्होंने एडवेंचर का बताया और एक कंप्लीट नॉवल कंसीडर की जाती है आपकी एडगर एलन पो की। नेक्स्ट वी हैव द मर्डर्स इन द रो मॉर्टेक, जो मैं अभी आपको पीछे बोल रही थी 1841 में। ये रिकॉग्नाइज फर्स्ट मॉडर्न डिटेक्टिव स्टोरी, एज ए डिटेक्टिव स्टोरी इसको फर्स्ट रिकॉग्नाइज किया गया है एडगर एलन पो की। द गोल्ड बग, टाइटल बेस्ड क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये भी आपसे पूछा जा चुका है। दिस पॉपुलर शॉर्ट स्टोरी कंबाइंड एलिमेंट्स एडवेंचर, इसमें भी आपको एडवेंचर्स मिल जाएंगे। रावण, ये इनकी मोस्ट फेमस पोएम है, टाइटल बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में 1845 में। एंड नेक्स्ट वी हैव टेल्स 1845 की है ये भी। ये कलेक्शन इंक्लूड शॉर्ट स्टोरीज एंड मिस्टीरियस थीम पर बेस्ड है इसमें जितनी भी इनकी टेल्स हैं, राइट। उरेका, अ प्रॉस पोएम 1848 एंड एम्बिशियस वर्क कंसीडर किया जाता है, रिफ्लेक्ट करता है इंटरेस्ट साइंस एंड फिक्शन एडगर एलन पो का। होप गाइज वट एवर आई डिस्कस्ड इन माई टूडेज वीडियो आपको वर्थ लगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड इफ़ यू नॉट सब्सक्राइब माई चैनल सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट फर्दर इन्फॉर्मेशन एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। टिल देन हैव अ ग्रेट डे।